Good morning everyone. I welcome you back for our next part of deduction under chapter 6A. लाएं अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, एक बार उसको रिपीट करते हैं। हमारे इतने सारे पार्ट्स में हमने सबसे पहले बेसिक सेक्शंस देखे जो इंडिविजुअल को बहुत काम का आता है, वो है 80C, देन 80CCC, CCD सबसेक्शन 1। इन तीनों के ऊपर ओवरऑल कैप देने वाला सेक्शन 80CCE। उसके बाद दो सेक्शन 80CCD 1B और 80CCD सबसेक्शन 2। ये दो सेक्शन और हमने यहाँ पर चेक किए। 80CCD सबसेक्शन 2 में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आइदर 10% जो है मैक्सिमम रहेगा, और 80DD देखा, उसके बाद DDB देखा। DD डिपेंडेंट डिसेबल, B फॉर बीमारी है ना, E फॉर एजुकेशन लोन, E फॉर एजुकेशन लोन, डबल E आपका मैक्सिमम 50,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन 24B के ओवर एंड अबव, ये देख लिया हमने। एक और नया सेक्शन इसी से जुड़ा हुआ वो था डबल EA, जिसमें लोन सैंक्शन हुआ 1920 प्रीवियस ईयर में, एंड द लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड अप टू ₹1,50,000। दिस लिमिट इज आल्सो ओवर एंड अबव द सेक्शन 24B लिमिट। और हमने इसके बाद जो पिछला लेक्चर था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने देखा 80D, और छोटे छोटे सेक्शंस जो आपने देख लिए मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ उनके। सबसे पहला आपने एक तो 80U देख लिया था, 80GGB देख लिया, 80GGC देख लिया, 80TT 80TB जो इंटरेस्ट के सेक्शन है हमारे, एक सिर्फ सीनियर सिटीजन पे लगता है, एक अदर देन सीनियर सिटीजन पे लगता है, ध्यान रखिएगा ये बात। GGB GGC 80U और 80TT 80TB के साथ हमने देखा सेक्शन 80D जो कि एक बड़ा पार्ट था। आज हम और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन देख रहे हैं वो है 80G। चलें 80G शुरू करते हैं। 80G किस चीज़ का डिडक्शन है, सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा। तो 80G आपको देता है डिडक्शन फॉर योर डोनेशंस। अब 80G में जो डिडक्शन मांग रहे हो वो किसकी मांग रहे हो, जो आप डोनेशंस कर रहे हो। अच्छा तो क्या सर मैं कहीं भी दान कर दूंगा? नहीं बेटा, डोनेशंस जो होंगे वो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस को होंगे या स्पेसिफाइड प्लेसेस पे होंगे। सर ये कौन बताएगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट बताएगी। तो ये स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस पे होंगे। लिखना शुरू करें मेरे साथ साथ। डोनेशंस टू सम स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट हाँ करती है इनकम टैक्स एक्ट में, उन सबको आप दान करो। असेसी कौन सर इसमें? असेसी ऑल। दूसरा, डोनेशन सर कैसे दिया जा सकता है या डोनेशन किसको दिया जाएगा? तो अभी हमने बोला टू स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, डोनेशंस टू स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। देने वाला कौन? ऑल। ऑल मतलब पेयर तो सभी हो गए, कोई भी पे करेगा उसको ये सेक्शन की डिडक्शन मिलेगी। आइदर इट मे बी एन इंडिविजुअल, आइदर इट मे बी अ कंपनी, आइदर फ्रॉम LLP लोकल अथॉरिटी, कोई भी दान करे। थर्ड, डोनेशन का मोड क्या होगा? मोड मतलब सर, मोड का पहला टाइप होता है काइंड। क्या काइंड में अलाउ करेंगे? कोई जैसे कि मैंने शनिवार के दिन मंदिर में तेल चढ़ाया, क्या ये अलाउ होगा? मैंने किसी भिखारी को अपने पास होने की मन्नत मांगते हुए 100 रुपये दे दिए, क्या ये डोनेशन अलाउ करेंगे? बोलो। तो डोनेशन क्या काइंड में अलाउ होगा? तो कौन? डोनेशन काइंड में अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, ध्यान रखिएगा ये बात। तो सर अब क्या बचा फिर? अब मोड बचा मेरे पास, वो बचा कैश। अब जो मोड बचा वो बचा कैश। तो सर कैश में अलाउ कर दें, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैश बोलें कि मनी बोलें? मनी बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। जब हमने काइंड बोला है तो दूसरा वर्ड क्या आएगा? मनी। मनी में कितना दान कर सकते हैं? देखो ध्यान से सुनना। मनी के फिर दो फॉर्मेट, पहला इन कैश, नोट करो। अगर आप कैश में दान करते हो तो मैक्सिमम 2000 ही अलाउड है। मतलब क्या समझा रहा हूं बेटा, एक मिनट। अदर देन कैश, आप कैश के अलावा किसी और मोड में, जैसे कि चेक से पे करो, इस पे कोई लिमिट नहीं, जितना दान करना हो करो। क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर आप 80G की डिडक्शन चाहते हो तो कैश में दान अलाउ तो है, पर मैक्सिमम 2000। अगर आप 5000 रुपये कैश में दान देते हो तो वो डिडक्शन अलाउ नहीं है। अबव 2000 डिडक्शन अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। इन कैश मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो सिर्फ कितनी रहेगी? 2000 रुपीज़ तक का ही दान दे सकते हो। ऐसा भी बोल लो, ये डिडक्शन चाहिए 2000 रुपये से ज़्यादा दान कैश में मत करो। कहने का मतलब गवर्नमेंट ट्रैक करना चाह रही है कि आप जिन लोगों को दान कर रहे हैं वो लोग कौन हैं। तो अदर देन कैश आपको डिडक्शन अलाउड होगी, नो लिमिट एंड डिडक्शन अलाउड। ये भी लिख देता हूँ आपके लिए मैं, एंड डिडक्शन अलाउड। तो इसका मीनिंग सर कंक्लूजन दें। अब कंक्लूजन इतना सा कि अगर आप 2000 रुपये से ऊपर कैश में दान कर भी दोगे तो मैं आपको 80G नहीं दे पाऊंगा, 80G की डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। ध्यान रखना, काइंड तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है।
ठीक है, 3 बातें इंपॉर्टेंट हो गई अपने लिए। अच्छा, अगर आपने मान लो यहाँ ये जो डिडक्शन आप दे रहे हो ये फॉर अ प्रीवियस ईयर है, मतलब जिस प्रीवियस ईयर में आप दान करोगे उस प्रीवियस ईयर का ये मिलेगा। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेमेंट करना पड़ेगा कि सिर्फ दान का बोल दोगे, ड्यू बता दोगे कि दान ड्यू हो गया और डिडक्शन दे दो। गवर्नमेंट बोल रही है डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप सचमुच क्या करो, पेमेंट करो। एक्चुअली पे हो तो डिडक्शन सिर्फ पे ना, आप बोल दो मैं दान देने का वादा देता हूँ, वचन देता हूँ, तो उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नोट करें बेटा ये 5 चीजें सेक्शन 80G की। तो पेयर कौन हो सकता है, आप और में कोई भी, एनीवन, कंपनी भी हो सकती है, एचयूएफ भी हो सकता है, फर्म भी, एलएलपी भी। किस चीज को दान करना, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं। मोड काइंड में तो अलाउ होना ही नहीं चाहिए था, काइंड को मैं रुपए में कैसे लाऊंगा, डिडक्शन कैसे दूंगा 80G की। मनी में अलाउड है पर गवर्नमेंट को ट्रैक करना है कि किसने और किसको दान किया, तो उन्होंने बोला बड़ा दान 2000 रुपये, छोटा दान, बड़ा दान 2000 रुपये से ऊपर का, अदर देन कैश मोड में ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। डिडक्शन फॉर अ प्रीवियस ईयर, एक प्रीवियस ईयर के लिए रहेगी। और ध्यान रखना पेमेंट बेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ड्यू बेसिस पे इसकी कोई डिडक्शन नहीं ले पाओगे, आप सचमुच पे करो, कहना ही चाहती गवर्नमेंट। सर कहाँ दान करें, बस वो ऑर्गेनाइजेशन देख लें। तो 4 कैटेगरी के आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, ए बी सी और डी, 4 कैटेगरी है। सर कैटेगरी क्यों बनाई, एक साथ ही लिख देते। देखो कैटेगरी इसलिए बनाई कि एक तो इन 2 कैटेगरीज में आप जितना दान देना चाहो उतना दान दो, जितना दान, अनलिमिटेड डोनेशन, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 100 करोड़ जितना देना। इन 2 कैटेगरीज में आप दान भले ही कितने ही दे दो, हम 80G में इस पे लिमिट लगा देंगे कि हम डिडक्शन, यहां अनलिमिटेड डोनेशन है, इसका मतलब अनलिमिटेड अमाउंट की डिडक्शन है। आप 100 करोड़ भी दान कर दोगे इन कैटेगरीज में तो हम 100 करोड़ के ऊपर डिडक्शन देंगे। कितनी देंगे ये नहीं बोला कि ऊपर डिडक्शन देंगे। सीओडी में लिमिट जो है डाली गई है कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हम दान को अलाउ नहीं करेंगे। तो पहले तो आप लिमिट देखो, यहाँ अनलिमिटेड है, यहाँ लिमिट है। सपोज यहाँ लिमिट है 10%, ये 10% किसका है, ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ये क्या होती है समझ लेंगे, अभी रुको। तो पहले तो लिमिट देखना, आपने यहाँ पर 1 करोड़ रुपए दान करा, 1 करोड़ चलेगा। यहाँ 1 करोड़ दान करा, मैं लिमिट देखूंगा कि मैं डिडक्शन 10% से ज्यादा अलाउ नहीं। सपोज आपकी ATI है 50 लाख रुपए, तो बताओ 10% कितना, 5 लाख। आपने दान किया 10 लाख रुपए, C+D कैटेगरी में अगर दान किया कितने रुपए, 10 लाख रुपए, मैं डिडक्शन मैक्सिमम कितने के ऊपर कैलकुलेट कर पाऊंगा, 5 लाख। ये जो था ये तो दान की बात है। अब डिडक्शन कितनी, ये कैटेगरी क्यों बनाई, ए और बी में अगर अनलिमिटेड था तो एक साथ ही रख देते सर, बिल्कुल सही बात। कैटेगरी इसलिए बनानी पड़ी कि इन कैटेगरीज में, ए कैटेगरी में आपको जितना आप दान करोगे उसका 100% डिडक्शन है, जबकि बी कैटेगरी में जितना दान करोगे उसका 50% ही डिडक्शन है। कैसे सर, यहाँ मैंने 100 करोड़ दान करे, कर सकता हूँ, ए कैटेगरीज में 100 करोड़ दान कर सकता हूँ, कर सकते हो क्योंकि कोई लिमिट तो है ही नहीं। बी कैटेगरी में भी 100 करोड़ दान करना है, कर दूं, कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं। पर डिडक्शन कितनी मिलेगी, पहले कैटेगरी में 100% मतलब 100 करोड़ का 100% 100 करोड़, जबकि दूसरी कैटेगरी में आप 100 करोड़ दान करो कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो लिमिट ऑन डोनेशन, नो लिमिट ऑन डोनेशन, डिडक्शन नहीं, नो लिमिट ऑन डोनेशन। तो मैं अलाउ करूंगा आपको 50 करोड़, 50%। ये बात समझ में, कोई लिमिट नहीं है, जितना दान करना हो करो, पर डिडक्शन का परसेंटेज अलग है। यहां लिमिट है दान के ऊपर, डिडक्शन के ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, पहले दान के ऊपर। आपने दान किया कितना, 10 लाख, मैं डिडक्शन कवर कितना कर पाऊंगा, 5 लाख। अब इस 5 लाख में से कितना डिडक्शन, ये हमको देखना है। तो चलो ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ते चले जाते हैं और डिडक्शन भी समझते हैं। मैं एक ही जगह पहले आपको बी सी और डी के ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता रहा हूं, क्योंकि बी सी और डी में कम ऑर्गेनाइजेशन हमको सीधे याद ही हो जाएंगे, तो जो बच गए वो सारे ए में लेंगे, फिर एक ही लिस्ट पढ़ लेंगे। क्लियर, चलिए अपन ये दान देखना नाम देखना शुरू करते हैं। मैंने पहले लिखा विदाउट लिमिट, विदाउट लिमिट ए प्लस बी दोनों कैटेगरी में अलाउड है, विथ लिमिट C+D विथ लिमिट डोनेशन, विदाउट लिमिट डोनेशन, यहां जितना दान करना हो करो इन जगहों पर। ठीक है, चलो पहले बी कैटेगरी में अपन ये देखते हैं कि कहां कहां आप दान कर रहे हो। अच्छा ये क्या दिया, 150 150, ये डिडक्शन के परसेंटेज कि मैं आपको डिडक्शन मैक्सिमम जो अलाउ करूंगा वो 100% करूंगा या 50%। चलो बताओ, आपने बी कैटेगरी में आपके पास 4 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, आप भी ऐसा बॉक्स बनाएं फटाफट और नाम लिखें, फिर मैं समझाता हूं। बॉक्स बनाएं और नाम लिखें।
ये कॉलम हमारा हो गया पर्टिकुलर्स का। अगर हमको बाहर से एक वर्किंग नोट बड़ा बनाना है तो ये पर्टिकुलर्स हो गया। मैं एग्जाम में ABCD नहीं लिखूंगा, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। एग्जाम में लिखूंगा 2 टाइटल, एक लिखूंगा विदाउट लिमिट और एक लिखूंगा विथ लिमिट। A+B अनलिमिटेड है, जितना दान करना हो करो। COD कैटेगरी दोनों मिलाकर, यहाँ पे A+B की जगह भी हम A और B कर देते हैं। कितना ही दान करो, आपकी जितनी इच्छा, अनलिमिटेड दोनों कैटेगरीज में। अब देखो B कैटेगरीज में 4 नाम जहां पर आप दान कर सकते हो। सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, दूसरा PM ड्रॉट रिलीफ फंड, तीसरा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और चौथा राजीव गांधी फाउंडेशन। सब ये इंदिरा गांधी और गांधी नेहरू खानदान के ऊपर ही है। आप 4 नाम याद करो। जवाहरलाल नेहरू की मेमोरी में डॉट फंड बनाया इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया, ऐसा कुछ याद कर लो। या ऐसे याद रख लो कि इनके कारण ही भारत में सूखा आया है, ड्रॉट वर्ड को याद रखना हो तो। बोले भैया 4 नाम, इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस में आप जो दान करोगे उस पर 50% आपको रिलीफ मिल जाएगी, 50% डिडक्शन मिल जाएगी। तो मान लो मैं पहले तो टोटल लगाऊंगा। सपोज यहाँ टोटल आया 100 करोड़, इन सब जगहों, बहुत सारी जगहों पर यहाँ पे दान किया, यहाँ भी आया 100 करोड़, तो क्या अंतर आएगा सर? यहाँ डिडक्शन जो होगी, यहाँ डिडक्शन जो होगी वो होगी 100% मतलब 100 करोड़, और यहाँ होगी 50% मतलब 50 करोड़। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने डोनेशन जो दिया वो 100 करोड़ का था, बट डिडक्शन का रेट 50% है। तो हम यहाँ पर 50% मतलब 50 करोड़ ही डिडक्शन देंगे। तो अच्छी बात क्या है, देखो दान कितना भी करो, विदाउट लिमिट डोनेशन है। डिडक्शन के गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर रखे 100% एंड 50%। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने COD वाले क्राइटेरिया पे। COD वाले क्राइटेरिया को यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए आपने कैसे लिखा, उसको चेंज भी कर सकते हैं कि C+D, ये कैटेगरी C है, ये कैटेगरी D है। इन दोनों को मिलाकर आप जो दान करोगे वो विद इन लिमिट करोगे। अब लिमिट कितनी है सर? लिमिट है 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अभी एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। एडजस्टेड टोटल इनकम का जो मीनिंग है वो है कि आप सबसे पहले तो ले लो GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, जो आपने निकाल ली उस SSC के लिए। लेस करो इसमें से LTCG 112 या 112A स्पेशल रेट इनकम, लेस STCG अंडर सेक्शन 111A। तो LTCG 112 या 112A सेक्शन जो है उसके तहत अगर क्वेश्चन में दिया हो, या STCG दिया 111A का, लेस ऑल डिडक्शंस, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो डिडक्शन का ही है, ऑल डिडक्शन अंडर दिस चैप्टर, जितने सेक्शन की आप डिडक्शन ले रहे हो, जैसे कि 80C की ले रहे हो, 80D की ले रहे हो, सारी डिडक्शन ले लेना एक्सेप्ट 80G। हाँ तो सर 80G तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, तो 80G की कैलकुलेशंस तो अब होंगी। लेस ऐसी कोई इनकम जो कि एग्जम्प्ट हो, इन चारों को लेस कर दो तो जो आ गया वो आ गया आपका एडजस्टेड टोटल इनकम। और इस एडजस्टेड टोटल इनकम का यहीं पे क्या निकाल लो, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो यहाँ जो भी अमाउंट हो, मान लो यहाँ पे 50,000 है तो मैं 10% ले लूँगा 5,000। मान लो यहाँ पर 1,50,000 होता तो मैं 10% लेता 15,000। तो अपने एग्जाम्पल में अपन मान लेते हैं कि एडजस्टेड टोटल इनकम आपकी 1.5 लाख है और मैं 10% ही मैक्सिमम दान अलाउ करूँगा। अब देखो आपने कितना दान करा, C कैटेगरी और D कैटेगरी। C कैटेगरी में जो भी दान करोगे उसको 100% डिडक्शन मिलेगी और D कैटेगरी पे 50% डिडक्शन मिलेगी। तो 2 बातें ध्यान रखने वाली है बेटा। पहला, यहाँ पे आप दान भले ही 40,000 रुपये कर दो, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शन कितने की दे पाऊंगा, हमारे एग्जाम्पल में 15,000 रुपये की। तो मैंने यहाँ लिख लिया कि C+D कैन नॉट एक्सीड 15,000। ठीक, क्लियर है। अब 40,000 रुपये कैसे होंगे, मान लो 15,000 यहाँ थे और 25,000 का टोटल यहाँ आ रहा था, ऐसे ही हो रहा होगा ना 40,000। तो मैंने यहाँ टोटल में लिख लिया, पहले हर चीज़ टोटल में लाना, 15,000 और 25,000, यह आपकी तरफ से दिया गया दान। फिर लिखो लिमिट, यहाँ कोई लिमिट नहीं थी, यहाँ लिमिट है। लिमिट कितनी है, यहाँ 15,000 टोटल है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये वाला डाटा एग्जाम में मत लिखना, अभी आप पहली बार समझ रहे हो इसलिए लिख रहा हूँ। 15,000 है तो बताओ, मैं भले ही मैंने डोनेशन तो 40,000 का किया है, मुझे डिडक्शन विथ लिमिट कितनी मिलेगी, 15,000। अब बताओ ये 15,000 कहाँ यूज़ करूँ, C कैटेगरी में कि D कैटेगरी में?
सर पहले सी में करते हैं। 15,000 पूरे यूज़ हो सकते हैं। हाँ सर, क्योंकि आपके दान का अमाउंट 15 है तो 15 तक ले सकता हूँ। अगर सपोज ये 15 नहीं होता और ये 5 होता तो क्या करते ये बताओ। 5,000 और 35,000 होता तो क्या करते? 5,000 और 35,000 होता तो क्या करते? सर देखो फिर हम क्या करते, ध्यान से देखो। 5,000 35,000 मैंने लिख लिया, ये एक्चुअल डोनेशन है। सबसे पहले तो ये नोट कर लिया। अब मुझे मालूम है कि मैक्सिमम डिडक्शन 15,000 की ले पाऊंगा। मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, मैं पूरा 15 यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी सी कैटेगरी में। पर समझदारी किस में? सर समझदारी पहले उस जगह अमाउंट रखने में जहाँ पे डिडक्शन का परसेंटेज 100% है, ना कि 50%। तो इसका मतलब सर पहले हम हमेशा सी कैटेगरी को फुलफिल करेंगे, सी कैटेगरी को अमाउंट एग्जॉस्ट करेंगे, पूरा अमाउंट एग्जॉस्ट करेंगे। सी टी कैटेगरी का अमाउंट कितना है? 5,000, तो पूरा एग्जॉस्ट कर दो। 5,000 रुपये पूरे डिडक्शन के लिए, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 10,000 हो गए। 15 देख लो, तो 35 में से 10 की ही मैं डिडक्शन अलाउ करूंगा। ये आपका लिमिट बोल लो या आपका एलिजिबल लिमिट बोल लो चाहो तो। लिमिट नहीं बोलना हो तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? एलिजिबल अमाउंट। क्या बोल सकते हैं? एलिजिबल अमाउंट। तो एलिजिबिलिटी यहाँ कितने की थी? पूरे 100 की थी। यहाँ कितने की थी? पूरे 100 की थी। यहाँ कोई लिमिट तो थी ही नहीं, उसके आधार पर हमने डिडक्शन दिया। देखो 100 का 50%, 50 करोड़, 100 का 100%, 100। अब यहाँ पे 5,000 का 100% बताओ सर, 5,000 रुपीज़, और 10,000 का 50% बताओ, 5,000 रुपीज़। 10,000 का क्यों लिया सर, 35 का क्यों नहीं लिया? बेटा 35 तो एक्चुअल डोनेशन है। आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 15,000। उसमें से यहाँ कितना बचा? 10। तो मैं इसकी लूंगा ना, एलिजिबल अमाउंट की, टोटल की थोड़ी ना लूंगा। देखो यहाँ पे भी टोटल तो 100 था, फिर मैंने एलिजिबल अमाउंट आपको दिखाने के लिए लिखा यहाँ, हालांकि कोई लिमिट नहीं है। हम यहाँ ये डाटा ना भी लिखें तो भी चल सकता है, आपको सीधे ही समझ पड़ जाएगा, क्योंकि कोई लिमिट तो है ही नहीं। बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर भी डाटा लिखा था कि एलिजिबल अमाउंट यहाँ कितना है? पूरा 100 करोड़। यहाँ एलिजिबल बोलो पूरा 100 करोड़, इसका 100% और इसका 50%। ऐसे यहाँ इसका 100%, इसका 50%, तो टोटल डिडक्शन हो जाएगी। इन सबको ऐड कर देंगे, चारों को ऐड कर दो। तो ध्यान क्या रखना है सी और डी में, जब आप ये एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल लेते हो 15,000, तो हम बोलेंगे कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में आप लिखोगे दान कितना दिया हुआ है। सपोज आपने फैमिली प्लानिंग के लिए दान किया, कैटेगरी सी में कौन सा दान आ रहा है? जो गवर्नमेंट को आप फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर के लिए दे रहे हो, सपोज वही 30,000 है। और कैटेगरी डी में मान लो कहीं एक जगह दान किया, जैसे नोटिफाइड टेम्पल को दान किया आपने, और उसका अमाउंट 10,000 है। अब मैं जानता हूं कि टोटल तो 40 है, पर मेरा एलिजिबल अमाउंट कितना है? 15। तो वो तो यहीं खत्म हो जाएगा, इस 30,000 पे ही यूज हो जाएगा। तो इसमें से हम अलाउ करेंगे कितना? 15,000 का 100%, तो बाहर आ जाएगा 15,000 डिडक्शन अलाउड होगी। और यहाँ कुछ भी अलाउ नहीं हुई क्योंकि अमाउंट ही नहीं है। तो ये था आपका डोनेशन, ये था आपका एलिजिबल, और ये था आपका रेट। क्लियर है? तो 15,000 पूरा ही एग्जॉस्ट हो गया। अब डाटा चेंज कर देते हैं। लाओ, ये पहला केस, ये पहला केस है अपना, है ना। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में मान लो यहाँ पर 5,000 होते और यहाँ 10 ही होते, तो क्या करते? देखो टोटल दान थोड़ा बढ़ा लो, इसको 20 कर लो। 10 और 5 और 20, 25,000 का आपका एक्चुअल डोनेशन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, चलो एलिजिबल बोलो। सर 15,000 एलिजिबल है ये। इस 15 में से पहले 5 तो यहाँ ले लो, इसका 100% ले लो, तो ये हो जाएगा 5,000 रुपये। अब बचे 10,000, तो इस 20,000 में से 10,000 एलिजिबल अमाउंट हो गया आपका। देख लो 5 और 10 15 हो गए ना। वैसे आपका दान कितना था? ये वाला था 25, अलाउ कितना है? 15। देख लो 15 हो गया। 10,000 का 50% कितना हो गया? 5,000 और हो गया। तो टोटल सी और डी मिला के डिडक्शन जो होगी बाहर आएगी, वो आएगी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये बाहर डिडक्शन आएगी। बात समझ में आ गई होगी। और डाटा चेंज करना हो कर लो। सपोज तीसरा केस हमारा, हम ब्लैक से लिख रहे हैं अब। तीसरा केस, ये 2,000 रुपये है और ये 3,000 रुपये है। तो आपका एक्चुअल दान कितना है सर? 5,000। एक्चुअल दान कितना है सर? 5,000 ही है अब तो, जबकि आपकी एलिजिबिलिटी लिमिट क्या है? 15, मतलब पूरा अमाउंट कवर्ड है। हाँ सर,
यहाँ ले लो पूरा 2000 का 100%, 2000 रुपये, और यहाँ ले लो 3000 का 50%, 1500 रुपये। तो ये 2000 और ये 1500 दोनों अलाउड हो जाएंगे, 3.5। क्यों? क्योंकि अब अमाउंट ये ज़्यादा है और ये अमाउंट्स कम है। पहला केस था जिसमें सी कैटेगरी में ही पूरा इतना ज़्यादा डोनेशन था कि उसने आपकी पूरी लिमिट को एग्जॉस्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, तो डी कैटेगरी पे अपन आए ही नहीं। तो इस कॉलम से आप समझना चाहो तो इससे समझ लो, इस तरह से समझना चाहो इस पैटर्न पे इससे समझ लो, आप ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख लो, डोनेशन एलिजिबल और रेट, मैंने भी लिखा तो यही है, टोटल एलिजिबल और डिडक्शन, ये डिडक्शन बाहर आ जाती है हमारी। तो ये जो फॉर्मेट है, टेबल फॉर्मेट है, ये सीधा सिंपल फॉर्मेट है। अगर आपको इसी कैटेगरी में ऐसे शो करना हो ए बी, तो यहाँ ये भी लिख सकते हो ऐसा, ए विदाउट लिमिट 100%, तो यहाँ जो भी आएगा, जितने भी अमाउंट आएंगे उसका सीधे 100% यहाँ पे, जैसे यहाँ मान लो 5 लाख आया तो पूरे 5 लाख। कैटेगरी बी में लिखो विदाउट लिमिट 50%, ऐसा लिख लो टाइटल आप। यहाँ जितने भी अमाउंट आ रहे हैं, मान लो यहाँ आ गया मान लो 3 लाख, तो आप बोलोगे इस 3 लाख का 50% ही अलाउ होगा, लिमिट तो है ही नहीं, तो 1.5 लाख रुपए बाहर आ जाएगा। अब जब सी लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा विथ लिमिट 100%, विथ लिमिट 100%, और ये लिखकर आपको जब आप ये अमाउंट लिखोगे, फैमिली प्लानिंग वाला एक ही आएगा मोस्टली, क्योंकि सेकंड वाला कंपनी असेसी के लिए है। फैमिली प्लानिंग में जो भी अमाउंट, मान लो वो बोल रहे हैं भाई 15,000 का अमाउंट है, तो ये तो आपका दान है, आपको यहाँ पे एलिजिबल तो लिखना ही पड़ेगा। एलिजिबल मान लो इसमें से आपकी जो लिमिट है वो पूरी एग्जॉस्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया, 5 ले लेते हैं, 5 है और एलिजिबल अमाउंट आपका पूरा 5 है, तो ये 5 पूरा ले लो। कैसे? आप यहाँ लिमिट लिख लो पहले, 10% ऑफ ATI, ये लिखना ज़रूरी है जो हम यहाँ लिखते हैं ना, ये अमाउंट, ताकि आपको ध्यान रहे कि 15 से ज़्यादा ये टोटल नहीं जाना चाहिए जिस पे आप डिडक्शन अलाउ करोगे। तो ये एक तरीका है प्रेजेंटेशन का जो मैंने सिखाया, डोनेशन एलिजिबल और रेट। ये एक अलग से वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा आपको, एडजस्टेड टोटल इनकम का अलग से, ये भी एक वर्किंग नोट है और ये खुद भी एक वर्किंग नोट है, 2 वर्किंग नोट बनेंगे 80G में। अब COD कैटेगरी के नाम एक बार और याद करो, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को दान कर रहे हो फॉर फैमिली प्लानिंग प्रमोशन, और कंपनी असेसी दान कर रही है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में या किसी भी अथोराइज्ड या नोटिफाइड स्पोर्ट्स के लिए, एज पर गवर्नमेंट जो भी नोटिफाइड स्पोर्ट्स के लिए एसोसिएशन को दान दे सकते हो। यहाँ पे है 80G का इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को दान करो सिवाय फैमिली प्लानिंग के, क्योंकि वो तो यहीं पे आ गया है। हाउसिंग अकोमोडेशन से रिलेटेड कोई दान करो, माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड किसी अथॉरिटी को दान करो, नोटिफाइड प्लेसेस के रिपेयर रिनोवेशन के लिए दान करो। अब इनको मैं डिटेल में जरा सा यहाँ से और पढ़ा देता हूँ आपको फटाफट। चले, अपनी कैटेगरी बी में 4 डोनेशन है, हमने पढ़ा था, वो नेहरू, ड्रॉट, इंदिरा और राजीव। 100% विथ लिमिट, विथ क्वालिफाइंग लिमिट, सिर्फ 2 ही दान है इसमें से, एक कंपनी एसएससी के लिए मैंने बताया आपको जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को जा रहा है, या किसी नोटिफाइड अथॉरिटी को जा रहा है जो गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए नोटिफाई कर रखी है, या आपने कोई स्पॉन्सरशिप ले ली है इंडिया में, तो ये कौन ले रहा है? ये एसएससी सिर्फ कौन सा है? कंपनी, आप और मैं नहीं ले रहे हैं। इंडिविजुअल के लिए इसलिए मोस्टली कौन सा क्वेश्चन आता है कि फैमिली प्लानिंग वाली पॉइंट बचा, 2 में से ये एक हट गया, क्योंकि ये कंपनी एसएससी यूज करती है, तो या तो क्वेश्चन कंपनी का हो, अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल का है तो ऑब्वियसली कौन सा वाला पॉइंट आएगा? फैमिली प्लानिंग को दान कर रहे हो। कैटेगरी डी, ये आपकी कैटेगरी सी। कैटेगरी डी में चैरिटेबल पर्पस के लिए जो भी इंस्टीट्यूट बना, जिसको शॉर्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, 80G रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। 80G इनकम टैक्स की सेक्शन आप पढ़ रहे हो, इसी सेक्शन में उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्टिफिकेट मिलता है इनकम टैक्स कमिश्नर की तरफ से कि वो ऑर्गेनाइजेशन सचमुच चैरिटेबल एक्टिविटी करता है। तो जो लोग उसको दान करेंगे, जैसे मैंने महाकालेश्वर मंदिर को मान लो 80G मिला हुआ है, पतंजलि ट्रस्ट को मान लो 80G मिला हुआ है, हम लोग जब इन लोगों को दान करेंगे तो हमको 50% डिडक्शन मिलेगी, हम ही लेंगे ना, हम ही दान कर रहे हैं ना, तो हमको ही तो चाहिए डिडक्शन। दूसरा, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को दान करो फॉर एनी पर्पस अदर देन फैमिली प्लानिंग, क्योंकि फैमिली प्लानिंग वाला पर्पस तो यहाँ ऊपर कवर हो ही गया था। तीसरा, हाउसिंग के लिए कोई भी अथॉरिटी हो। चौथा, माइनॉरिटी कम्युनिटी, वर्ड याद रख लो बस एक। पांचवा, रिनोवेशन या रिपेयर करवा रहे हो आप किसी भी नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा या हिस्टोरी के आर्कियोलॉजिकल प्लेस जैसे सांची स्तूप,
हिस्टोरिक प्लेस है, लाल किला हिस्टोरिक प्लेस है, आर्कोलॉजिकल प्लेस हो सकती है, कोई आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस की जगह हो सकती है, उसके रिपेयर इनोवेशन के लिए भी आप दान कर सकते हो। तो सी कैटेगरी में 100% डिडक्शन है, डी कैटेगरी में 50%। इसीलिए पहले पैसा कहाँ लगाएंगे, 100% वाली डिडक्शन पे लगाएंगे। देखो बार बार हम बोल रहे हैं पहले इस वाली लिमिट को खत्म करो, जो भी आपका टोटल दान एलिजिबल है उसमें से पहले 100% डिडक्शन लो, बचा हुआ फिर यहाँ ले लो। उससे क्या होगा, मेरा डिडक्शन ज्यादा मिलेगा असेसी को। चलो अब बचती अपनी ए कैटेगरी। इसके अपने को ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने हैं, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे। देखो लाओ इसके ऑर्गेनाइजेशन के नाम पढ़ना शुरू करते, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी ध्यान रख लेना। कैटेगरी ए पढ़ रहे हैं अपन, कैटेगरी ए में 100% डिडक्शन और विदाउट एनी लिमिट है, जितना दान करना हो करो, सरकार बोल रही है। इसका मतलब ये सारे इंस्टीट्यूट कैसे होंगे जिनके नाम आप पढ़ने जा रहे हो, ये सब नेशनल इंपॉर्टेंस के होने चाहिए, राष्ट्रीय महत्व के, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपना डिफेंस फंड, भाई सेना के लिए करो। दूसरा नेशनल रिलीफ फंड प्राइम मिनिस्टर का, ये पढ़ के छोड़ दो, फोर्थ पढ़ के छोड़ दो। फिफ्थ इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, हर जगह नेशनल वर्ड आएगा, सिक्स पढ़ के छोड़ दो। सेवंथ इंपॉर्टेंट है ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट जिसको नेशनल एमिनेंस का माना गया, ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि कॉलेज या स्कूल जिसको नेशनल एमिनेंस का मतलब होता है नेशनल इंपॉर्टेंस का माना जाए, नेशनल इंपॉर्टेंस का मान लिया जाए। कैसे हो सकता है सर नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी? देखो गवर्नमेंट बताएगी, समझो। मान लो मैं एक महान आत्मा हूँ, है ना, मैं जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ा, मैंने देश के लिए बहुत कुछ किया, अच्छा किया, तो बहुत सारा अच्छा वर्क करने के कारण गवर्नमेंट को लगता है ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेथ होने के बाद बोले यार ये किस स्कूल में पढ़ा, किस कॉलेज में पढ़ा, उस जगह को अपन नेशनल एमिनेंस का घोषित कर देते हैं, उस यूनिवर्सिटी को हम नेशनल एमिनेंस की यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी 100% डिडक्शन में कवर हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, तो ठीक है छोड़ दो ये। फिर ये गुजरात अर्थक्वेक था, इतना सा ध्यान रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। जिला साक्षरता समिति, नाम ही जिला साक्षरता समिति, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी आपको। साक्षरता समिति है मतलब किसके से रिलेटेड है, एजुकेशन। कहाँ पर, विलेजेस टाउन्स दोनों जगह, लिटरेसी बढ़ाना इसका काम है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड से ध्यान रख लेना। नेशनल या स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्लड बैंक्स को ऑपरेट करना है, तो ब्लड से ध्यान रखना। चलो मेडिकल रिलीफ टू द पुअर, एक ये ऐसे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीडिंग के लिए बताया, बाकी आप छोड़ते जाओ पढ़ के। ये दो याद रख लेना 17, 18। नेशनल स्पोर्ट्स फंड और कल्चर, स्पोर्ट्स और कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी के तीन, पहला स्वच्छ भारत कोष, दूसरा गंगा क्लीन गंगा फंड, और तीसरा नेशनल फंड फॉर ड्रग एब्यूज। स्वच्छता अभियान, गंगा फंड और नेशनल ड्रग एब्यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है तीन, इनको पढ़ के जाना, याद रखना इनको, ठीक है। अच्छा गंगा वाले में ध्यान रखना कि वेयर सच असेसी इज अ रेसिडेंट, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्लीन गंगा जो है इसमें उन्हीं को डिडक्शन मिलेगी जो कि रेसिडेंट है, उनको नहीं मिलेगी जो कि नॉन रेसिडेंट, ये बात ध्यान रख लेना। तो एक रेसिडेंट पर्सन इसमें दान दे, ये गवर्नमेंट की इच्छा, वैसे भी नॉन रेसिडेंट नहीं देगा, वैसे उसको मतलब ही नहीं है गंगा से, है ना। तो रेसिडेंट पर्सन दान दे, ये इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना इसमें CSR एक्टिविटी होती है कंपनी में, सेक्शन 135 में आपने पढ़ी है कंपनी लॉ में। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत यहाँ दान दोगे तो वो इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं। तो एक और पॉइंट बना लो यहाँ पे, CSR एक्टिविटी में अगर आप कुछ यहाँ दान करते हो तो वो CSR के तहत दान कर रहे हो, उसका इनकम टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं मिल पाएगा, अदर देन लिख दिया उन्होंने क्लीन गंगा के लिए। ठीक, क्लियर है? वापस से देखो पॉइंट क्या है, सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर सच असेसी इज अ रेसिडेंट अदर देन द सम स्पेंड, उस सम स्पेंड को छोड़ते हुए, है ना, तो नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा, और CSR एक्टिविटी अलग कर देना। यहाँ चार ही अपन ने बोल ही दिया, नेहरू गांधी डॉट, यहाँ सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, क्योंकि दूसरा सिर्फ कंपनी असेसी के लिए। और यहाँ पांच के नाम बोलो, 80G, फिर दूसरा था अपना गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अदर देन फैमिली प्लानिंग, तीसरा था माइनॉरिटी, चौथा था हाउसिंग वाला, पांचवा था नोटिफाइड टेम्पल या आर्कियोलॉजिकल वाला। ये 5 है। अब आपको मैंने डिडक्शन का तरीका बता दिया, ये ATI की डेफिनेशन बता दी, एडजस्टेड टोटल इनकम में से क्या क्या घट जाएगा,
111A 12 112A चैप्टर 6A की सारी डिडक्शन एक्सेप्ट 80G, तो 80G तो निकाल ही रहे हो। 10% से ज़्यादा की लिमिट रहेगी नहीं, आपको फिर उसको कंपेयर करना है किससे, एक्चुअल डोनेशन। मैंने बोला था ना C+D शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ ATI, ये भी हो गया है ना। लोअर ऑफ स्टेप 2 है स्टेप 3, ये तो पढ़ ही लिया बेटा हमने। अगर मान लो ये टोटल 25 है और ये 15 ही आ रहा है, तो डिडक्शन कितने की दूंगा मैं, 15 की, और इस 15 में भी पहले कहाँ लगाऊंगा, 100% वाली डिडक्शन में लगाऊंगा। तो आपका जो कॉलम है वो बहुत स्पेसिफिक बनाया मैंने, ध्यान से देखो। मैंने पहले बनाया टोटल, कि पहले आप टोटल दान लिख लो, ज़्यादा हाई तोबा मत करो, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में से यहाँ पर डिवाइड कर दो, अमाउंट लिखो पहले, तो फिर सोचेंगे डिडक्शन कितनी, फिर देखो एलिजिबल अमाउंट कितना है। तो इन दो कॉलम्स में तो पूरे ही एलिजिबल है, यहाँ पे आपको ये शिफ्टिंग करना पड़ेगी इस डाटा के हिसाब से। और तीसरा फिर दे दो आखिरी में, डिडक्शन इस एलिजिबल अमाउंट की डिडक्शन, टोटल अमाउंट की एलिजिबल जो भी आप मानते हो। एक तरीका ये है शो करने का, एक तरीका बेटा ये वाला है कि आप इस तरह भी लिख सकते हो, यहाँ पर जो भी टोटल आएगा उसका 100%, जो भी टोटल आएगा उसका 50%। मान लो एग्जाम में सी या डी वाला कोई पॉइंट ही नहीं है, तो आप टेबल यूज मत करो, ये बड़ा फॉर्मेट है, बहुत बड़ा हो जाता है ना, टाइम वेस्ट होता है इसको बनाने में। फिर आप ये वाला यूज कर लो बस, ए और बी अगर है तो ए और बी शो कर दो, डायरेक्ट ही शो हो रहा है ना, ए और बी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब सी और डी हो तब जरूर यहाँ पे 10% वाले बात लिखें, कितना आ रहा है वो लिखें, ताकि हमको ध्यान रहे कि इससे ज्यादा दान अलाउ नहीं होगा। ऐसा भी बोल सकते हो, सपोज यहाँ 15 है और 5 यहाँ पर है सी कैटेगरी में, तो 5 यूज हो जाएगा। अब डी में जो भी अमाउंट आ जाए, जैसे सपोज वो आ रहा है 10 10 10, 3 जगह 30 आ रहा है, आप लिखोगे बैलेंस 10,000। ये 15 में से 5 यूज हो गए, तो अब कितने बचे, 10,000 को यूज करना है। आपने दान दिया 30,000, मैं अलाउ करूंगा 10,000 का 50%। ये अब क्वेश्चन करवा देता हूं मैं एक आपको, तो उससे प्रैक्टिस होगी, ऐसे प्रैक्टिस नहीं होगी। लाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 हम हमारा। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 GTI ऑफ मिस्टर राम इज 168,240, ये डायरेक्ट दे दिया उन्होंने। विच इंक्लूड्स LTCG अंडर सेक्शन 112, ये अलग अलग कर लेना। तो शुरुआत करो क्वेश्चन की, टाइटल डालो सबसे पहले, तो कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, पहले लिखो क्वेश्चन फिर लिखो सॉल्यूशन, ऐसा करते हैं ना अपन तो हमेशा। फिर यह टाइटल लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, भले ही ये MCQ में भी आए, आपको कॉपी पे तो करना पड़ जाएगा। अगर ये MCQ में भी आया तो भी कॉपी पे ही होगा, ओरली नहीं हो सकता। तो लिखो क्वेश्चन सॉल्यूशन। चलो 168,240 GTI डायरेक्ट दे रखी, पर हमको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने डाटा दिया हुआ है। विच इंक्लूड्स LTCG, तो सबसे पहले मैंने लिखा LTCG अंडर सेक्शन 112, लिखो 45,000। आप आंसर मत देखो, मैं बोलता जा रहा हूं, लिखो 45,000। फिर STCG लिखा उनने, बट STCG में लिख दिया अदर देन 111A, मतलब ये 111A का STCG नहीं है, ऐसा भी बोल लो, ये एक नॉर्मल STCG है, स्पेसिफिक सेक्शन वाला STCG नहीं है। नॉर्मल STCG है मतलब स्पेशल रेट इनकम नहीं है, ये लिख लो 8,000 रुपए। फिर लिखा है GTI ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट 12,000 रुपीज। ओहो हो, जैसे ही आपको ये दिख जाए थोड़ा सा कुछ याद आ जाना चाहिए बेटा। क्या याद आ जाना चाहिए सर, सेविंग अकाउंट की इनकम है और वो भी इंटरेस्ट की, तो सर कुछ ना कुछ सेक्शन लगना चाहिए, TTA या TTB। और इसमें बैंक लिखा है कि पोस्ट ऑफिस, सर अभी तो बैंक लिखा है, बैंक लिखा है तो 10-15 की एग्जम्पशन नहीं दे रहे हैं, वरना पोस्ट ऑफिस में 3,500 और 7,000 की एग्जम्पशन का भी रूल था, याद आया। चलो तो इंटरेस्ट इनकम लिख लो 12,000, ये लिख लिया 12,000। अगर ये बैंक नहीं होता और इसकी जगह यहाँ पर पोस्ट ऑफिस होता, तो मैं ऐसा लिखता बेटा 12,000 में से पहले 3,500 की एग्जम्पशन दे देता और बाहर अमाउंट आता इसकी जगह कितना, 8,500। याद आ रहा है क्या, अदर सोर्सेज में भी पढ़ाया आपको मैंने ये। फिर TTA TTB डिस्कस करते समय भी आपको लिखवाया है, नोट करवाया है पूरा, कि पोस्ट ऑफिस में इंडिविजुअल अकाउंट में 3,500 और ज्वाइंट अकाउंट में 7,000 की एग्जम्पशन है, तो पहले एग्जम्पशन देंगे, बचा हुआ अमाउंट बाहर आएगा। ठीक, तो अभी हाल फिलहाल में इसको हटा रहा हूं क्योंकि आपके क्वेश्चन में अभी तो ये बैंक लिखा हुआ है, पर आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये सारी बत्ती जल जानी चाहिए। टोटल लगाया अदर इनकम के साथ, अच्छा इतना डाटा दिया हुआ है तो बाकी सब अदर इनकम में चला गया, लिखो 103,240, टोटल लिख लो 168,240 GTI। इस तरह से शो तो करना ही पड़ेगा आप, मैं डायरेक्ट GTI लिख नहीं सकता हूं क्योंकि उन्होंने दिया है, इस तरह से प्रेजेंट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर आपने ऐसा लिख लिया यहाँ पर कि GTI सीधे ही 168 to 40, क्योंकि बोले क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया हुआ था, कर तो सकते हैं बट ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ये वाला पॉइंट फिर कंसिडर नहीं किया, क्योंकि बची हुई इनकम को अदर इनकम या अदर सोर्सेज इनकम मान लेंगे। ये कुछ भी हो सकती है, हाँ अदर इनकम लिखा है इसीलिए, हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बिजनेस प्रोफेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? चलिए, GTI के बाद सबसे पहला मैंने GTI लिख लिया, उसके बाद राम हैज इन्वेस्टेड PPF रुपीज 60,000, मेरा पहला सेक्शन। टाइटल डालो पहले, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ये पूरा लिखना, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। और जो मैंने सिखाया आपको कि इसको अंडरलाइन जरूर करें, अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने के बाद नीचे लिखें सेक्शन 80C, इसको अंडरलाइन करें, सेक्शन 80C को अंडरलाइन करें। और मैंने यहीं पर एक ही आइटम था, देखो PPF सिर्फ एक ही आइटम है, इसीलिए हमने यहीं लिख दिया PPF कंट्रीब्यूशन। कायदे से यहाँ PPF की इंटरनल लिमिट लिखना चाहिए मैक्सिमम 1,50,000, ये PPF की इंटरनल लिमिट है, और इसको लिखना चाहिए यहाँ पर 60,000 अंदर की तरफ, और फिर लिखना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000। सर ये दो बार क्या लिख रहे हैं? ध्यान से देखोगे अगर इस पॉइंट को, तो ये जो लिमिट है ये तो PPF की इंटरनल लिमिट है, 1.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप PPF में नहीं दे सकते। और ये जो लिखा है ये 80C के लिए लिखा है 1,50,000, तो बाहर आ जाएगा 60,000। तो आप अंदर लिखो एक बार, ये मेरी इच्छा है कि आप इस तरह से प्रेजेंट करो। और कोशिश तो ये भी होनी चाहिए कि इसके जस्ट बाद आपको एक और सेक्शन कौन सा लिखना चाहिए, 80 CCE, जो आपका नॉलेज शो करेगा। तो इस अमाउंट का भी बाहर मत लिखो, फिर 60,000 अंदर लिखा। अब फार्मूला बोलो, 80 CCE का फार्मूला क्या था? एग्रीगेट ऑफ सेक्शन 80C, 80 CCC एंड 80 CCD1, सब सेक्शन 1 था ना, कैन नॉट एक्सीड रुपीज 1,50,000। ये इस तरह से अगर शो कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया। जब भी 80C वगैरह आए तो अपना नॉलेज शो करने के लिए 80 CC लिखो, और फिर इसके सामने लिखो यहाँ पर 60,000 रुपए कि ये डिडक्शन हम 80 CC के अनुसार दे रहे हैं। 80C तो ठीक है, बात समझ में आती है कुछ? क्योंकि 80 CC लगता तो है, ऐसा तो है नहीं कि सेक्शन नहीं है, सेक्शन तो है। तो इस तरह से प्रेजेंट करना आना चाहिए बेटा, ध्यान रखना, इसीलिए मैंने आपको ये करवाया है। चल आगे क्वेश्चन पढ़े। तो मेरा पहला अमाउंट हुआ 60,000 रुपए फाइनल डिडक्शन। चलिए आगे, PPF के बाद एंड ऑल्सो पेड अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 11,000। ओके सर, ये आ गई उसकी 80D, और अकेले के लिए 11,000 रुपए पे किया। अब याद करो 80D क्या बोलता था? 80D बोलता था सेल्फ प्लस फैमिली और पेरेंट्स और मेडिकल एक्सपेंडिचर किसका हो? वेरी सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन जो कि अनइंश्योर्ड है। अभी ये वाला कॉलम लग रहा है आपका, इसकी लिमिट बोलो सर 25,000 या 50,000। 25,000 अगर नॉर्मल है, सीनियर सिटीजन है तो 50। पहला कॉलम लग रहा है। सेल्फ के लिए कितना पे किया सर? 11,000। तो यहाँ आ जाएगा 11,000 और 25 विच एवर इज लेस, तो 11,000। तो 80D की लिमिट ये 11,000 आ गई। 80D के ब्रैकेट में आना चाहिए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ, ये हर बार लिखो ताकि उसको शो हो कि आपको आता है कुछ। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹25,000। बाकी क्वेश्चन जो आगे आपने कर लिया, अगर उसमें आपने लिमिट नहीं लिखी तो वो इसके मार्क्स काटेगा। आपको लिखना आना चाहिए कि 80D की अभी लिमिट 25 है इंडिविजुअल के लिए, और उसमें से हम 11,000 की डिडक्शन दे रहे हैं। आगे बढ़ो। मिस्टर राम ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹15,000 इन चेक। बताओ इन वर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है? इन चेक। अगर सर ये इन कैश होता तो क्या होता? बोलो, अगर ये इन कैश होता तो क्या होता? सर फिर हम 80G की कोई डिडक्शन अलाउ नहीं करते, क्योंकि 2,000 से ऊपर अगर कैश पे किया है तो हम डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। इसीलिए क्या वर्ड लिखा? इन चेक। गोला करो, अंडरलाइन करो, सर्कल करो, उसको हाईलाइट करो कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये बैंक वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन इजी ही आता है, बच्चे ही नहीं पढ़ता ध्यान से। फिर अपन उठा के इंस्टीट्यूट को गाली बक देते हैं कि रिजल्ट बहुत टफ देता है ये। इंस्टीट्यूट बोलता है भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो इंपॉर्टेंस तो है वर्ड्स का, बिल्कुल है ना। इन चेक लिखा है टू
पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर एटीजी। अच्छा, ये भी लिखा उन्होंने कि ये कहां दान किया, ऐसे ट्रस्ट को दान किया जो एटीजी में रजिस्टर्ड है। इसका मतलब कौन सी कैटेगरी, ना तो ए, ना ही बी, ना ही सी, सीधे डी कैटेगरी वाले को दान किया इसने ना। ये तीनों का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, डी कैटेगरी है। साथ ही साथ आपसे पूछा है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, ऐसे व्यक्ति के लिए, राम के लिए जो 70 साल का है एज ऑन 31/3/2020। ठीक है सर, पहले टीआई निकाल लेते। टीआई में आपने 2 डिडक्शन तो दे दी, एक दे दी एटीसी, एक दे दी एटीडी। अब बताओ एक और कौन सी लगनी चाहिए सर, इस वाले की लगनी चाहिए। ये अक्ल अपने को लगानी है कि एटीटीटीए लग रहा है क्या? हाँ सर, एटीटीटीए लगाए, किन्हें लगाए? 70 साल का है। अब ये नहीं लिखा है कि ये रेसिडेंट है, बोलो 70 ईयर्स तो लिखा है राम को, पर क्या लिखा है कि रेसिडेंट। तो अब देखो मेरे पास 2 सेक्शन है, या तो मैं टीटीए में डिडक्शन ले सकता हूं या टीटीबी में ले सकता हूं। बोलो टीटीए में कौन में देता है? जो टीटीबी में है वो टीटीए में नहीं आ सकता। टीटीबी किसके लिए सर? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन सर रेसिडेंट प्लस 60 साल। बोलो अब क्वेश्चन में मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से इसलिए दिया ताकि आपको मैं समझा पाऊं या आपको भी समझ पड़े कि ये 2 सेक्शन लग रहे हैं। अब चूंकि यहां रेसिडेंट दिया नहीं तो मैं अजम्पशन का एक लूं दूसरा। 12,000 रुपए का इंटरेस्ट है तो मैं 80 टीटीए लगा देता हूं, क्वेश्चन में रेसिडेंट नहीं बोला है तो। क्लियर है? बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब टीटीए की लिमिट बोलो सर 10,000 और टीटीबी की लिमिट बोलो सर 50,000। तो अपन जबरदस्ती अजम्पशन नहीं लेंगे बेटा। यहां 70 साल दिया है ना, रेसिडेंट बोला है क्या? रेसिडेंट बोला नहीं है कहीं भी, रेसिडेंट कहीं नहीं बोला है। मैं टीटीबी यूज करूं अगर तो 50,000 तक की डिडक्शन ले सकता हूं, टीटीए यूज करूं तो 10,000 तक की। देखो अभी मैंने टीटीए यूज करके कितनी डिडक्शन ली है? 10,000 तक की डिडक्शन ली। यहां भी टीटीए के ब्रैकेट में क्या आना चाहिए था? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹10,000। और अगर आप टीटीबी का अजम्पशन लेते हो इस क्वेश्चन में तो 50,000 तक की डिडक्शन भी मिल सकती है। तो फिर यहाँ 10 की जगह कितना आता? पूरा 12,000 रुपये आता। अब देखो आप एजम्पशन लेके उसको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, गड़बड़ा जाएगी चीजें थोड़ी सी, क्योंकि अभी उसकी टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है मेरे को। ठीक है, तो अभी हम 10 से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 12 की जगह। अभी हम टीटीबी यूज नहीं कर रहे हैं, टीटीए ही यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब एक बात और ध्यान से सुनो, मैं यहाँ एक और चेंज करता हूँ केस। अगर ये बैंक इंटरेस्ट नहीं होता तो यहाँ बाहर डाटा आता 8,500 रुपये। कैसे? 12,000 माइनस एग्जम्पशन ऑफ 3,500 अंडर सेक्शन 1015 पीओ। अगर बैंक की जगह यहाँ पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट होता 8,500 आता तो मैं लिखता सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10,000, तो बाहर कितना आता? 8,500 ही आता। 10 या 8,500 विच एवर इज लेस। अभी लिया अपन ने 12,000 या 10,000 विच एवर इज लेस। हाँ या ना? याद आया टीटीए? चलिए, तो ये भी मैंने एक पॉइंट समझाया, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। हमको एग्जाम में ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि वर्ड क्या है। जरा सा एक वर्ड मिस हुआ तो पूरी कहानी जीटीआई की या टीआई की पूरी बदल जाएगी, तो सब कुछ अलग हो जाएगा। अब आखिरी डिडक्शन मेरे को आपको निकाल के देनी है 80G। चलो 80G के लिए मेरी पहली स्टेप, पहले देखो कैटेगरी ए है क्या? नहीं है। कैटेगरी बी है क्या? नहीं है। चलो ए और बी वाले होते तो मेरे को कोई लिमिट तो देखनी नहीं थी, मैं सीधे यहां लिख देता कैटेगरी ए कैटेगरी बी विदाउट लिमिट 100%, विदाउट लिमिट 50%। ये तो मेरे लिए इजी हो जाता है ना। अब मेरे पास है सी, सी भी नहीं है, मेरे पास है डी कैटेगरी। तो मेरे को पहली स्टेप में क्या निकाल लेना चाहिए? एडजस्टेड टोटल इनकम, मेरा पहला स्टेप एडजस्टेड टोटल इनकम। और बेटा अब यहां से आप चाहे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो चाहे सब्जेक्टिव, फॉर्मूला तो पूरा लिख के देखना पड़ेगा। एडजस्टेड टोटल इनकम का फार्मूला बोलो, पहला जीटीआई लेस 112 ए लेस 111 ए लेस ऑल डिडक्शंस एक्सेप्ट 80G। ध्यान रखना फार्मूला पूरा लिखना है, लेस इनकम एग्जम्प्ट इफ एनी। चलो जीटीआई बोलो आप, जीटीआई कितनी है इस क्वेश्चन में? 168,240। ओके सर, 168,240। चलो 112 का कोई एलटीसीजी है क्या सर? ये रहा 45,000। ओके, ये 45,000 लेस कर दो,
चलो 111 है सर, नहीं है ना, देखो उसमें लिखा है अदर देन 111 है, तो ये नॉर्मल STCG है, तो ये थोड़ी ना घटाएंगे। डिडक्शन का टोटल बोलो सर, 60,000, 11,000 और 10,000, ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G, ले लो तीनों डिडक्शन, 70 और 81, ये घटा दो 81,000, एग्जाम इनकम कुछ भी नहीं है, लेस करो, ये हो गया 45 और 81, टोटल लगा लो, ये हो गया 6,126,000, 168 में से 168,240 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 240,224, 42,240, ये आ गई मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का कितना परसेंट अलाउ होगा? 10%, तो ये हो गया 4224, इतना ही अलाउ करूंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करना बता सकता हूँ। अगर हम हमारे टेबल को फॉलो करें, पर टेबल को फॉलो करें क्या इतने बड़े टेबल को, जब मुझे मालूम है कि सिर्फ एक ही आइटम है डी, कितना दान किया उसमें देखो तो जरा, 15,000 रुपये दान किए, जबकि मेरी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी जाएगी, तो हम सी और डी ड्रॉ कर लेते हैं। सी कैटेगरी सी विथ लिमिट 100% डिडक्शन, यहाँ कोई अमाउंट ही नहीं है। डी विथ लिमिट 50% डिडक्शन, विथ लिमिट के नीचे लिख लो ₹4224, इससे ज़्यादा की डिडक्शन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आपका दान बोलो, डोनेशन आपका है 15,000, एलिजिबल बोलो, इस 15,000 में से 4224 पूरा एलिजिबल हो गया आपके लिए। रेड बोलो 50%, लाओ 4224 का 50% घटा लो, ये आ जाएगा 2112, ये मेरी 80G की फाइनल डिडक्शन है। क्लियर? तो यहाँ मैं घटा लूंगा 80G में 2112, ये मेरा फाइनल डिडक्शन है। तो मेरी आ जाएगी अब यहाँ पे क्या, टोटल इनकम। ठीक, टोटल इनकम निकाल लेंगे हम। 168,240 में से 60 घटाओ तो बता 1,08,240, पूरा लेस करो इसको, करो लेस, कितना आ रहा है 168,240 माइनस 60,000 माइनस 11,000 माइनस 10,000 माइनस 2112 इज इक्वल टू 85,128। अब इस पर टैक्स निकालो। तो हमने अभी उसको सीनियर सिटीजन नहीं माना, तो कौन सी स्लैब लगती है? 3 स्लैब होती है मेरे पास, एक 2.5 लाख वाली, एक 3 लाख वाली, एक 5 लाख वाली। एज 70 साल है तो 3 लाख वाली लगनी चाहिए, पर हमने उसको रेसिडेंट नहीं माना क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया था। कैसे प्रूव हुआ ये बात? ये बात इससे भी प्रूव हुई कि आपने 80 TTA यूज किया, TTB यूज नहीं किया है। कोई अजम्पशन लेके TTB यूज नहीं किया बेटा, अपन ने ध्यान रखना है इस बात को। तो कोई टैक्स नहीं, 85,122, 128 पे स्लैब लगाओ 2.5 लाख वाली, जीरो टैक्स, नथिंग इज टैक्सेबल। क्या समझ में आया? अब चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। सपोज यहाँ विथ लिमिट में होते 2,000 रुपए, तो बताओ इस 4224 में से मैं क्या करता सर, 2,000 पूरा यहाँ ले लेते 4224 में से, और बैलेंस जो है वो यहाँ लेते, 4224 की जगह आता 2224, है ना, क्योंकि टोटल हो रहा है 15 और 2 17, अलाउड है सिर्फ 4224। पहले पैक करो 100% वाली को, बैलेंस बच जाए तो यहाँ ले लो। तो फिर आंसर आता मेरा 2,000 प्लस 2224 का आधा करो 1112, ये टोटल अमाउंट हम डिडक्शन में लेते अगर यहाँ 2,000 रुपये होते तो सी कैटेगरी में। क्लियर है? क्लियर है? तो अभी मैं इसको वापस रब कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा था। अभी मेरा फाइनल आंसर ये नोट डाउन करो, 4224 का 50%। क्लियर है? 10% निकालना आया तो पहला वर्किंग नोट ये बनेगा, दूसरा वर्किंग नोट ये बनेगा, डिडक्शन टू बी अलाउड। इसको टेबल फॉर्मेट में लेना चाहो तो टेबल फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, वहां भी यही लिख रहे हैं अपन, सबसे पहला टोटल, दूसरा एलिजिबल और तीसरा डिडक्शन। ये डिडक्शन निकाल लिया अपन ने, यहाँ पे नील लिख दो, नोट इट डाउन।
टैक्स निकलेगा नहीं, क्योंकि 2.5 लाख वाली भी स्लैब लगाएंगे तो भी टैक्स तो है ही नहीं कुछ। तो ध्यान रखना हमेशा एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना अगर सी या डी में से कुछ दिया हो तो। हाँ, अगर सी या डी में कुछ दिया ही ना हो तो फिर तो सर अपन ये वाले तरीके से ही निकाल लेंगे ना, ये डायरेक्ट करके ए और बी लिख के विदाउट लिमिट में रेट लिख लेंगे। यहाँ पे 100% डिडक्शन देना है, यहाँ पे 50% देना है, जितना भी अमाउंट है उसका, बस एटीआई की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी ही नहीं। तो बेटा बात समझना, उन्होंने इसी एक क्वेश्चन में कितनी सारी हिंट दे दी है, ये नोट कर लो फटाफट। फार्मूला याद होना चाहिए एडजस्टेड टोटल इनकम का, जीटीआई माइनस एलटीसीजी 112 है, एसटीसीजी 111 है, ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G। देखो हमने ऑल डिडक्शन ले ली थी 60, 11 और 10। देखना कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कुछ। और बेटा ये मैंने प्रेजेंट करने का तरीका आपको बताया, कि इस तरह से प्रेजेंट करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ये ऐसा कुछ करोगे तो। और ऐसा ही करना है, करोगे नहीं, ऐसा ही करना है आपको। प्रेजेंटेशन की बात करें तो ऐसा ही करना है। आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो तो इतना मत लिखना, डायरेक्ट अमाउंट बाहर कर देना। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो तो 80cc मत लिखना, ये सब मत लिखना। क्लियर? चलो मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। मिस्टर राम एन इंडियन सिटीजन गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज इनकम फ्रॉम विच कैलकुलेट हिज टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो मेरा असेसी एक तो राम है, दूसरा इसमें इंडियन रेसिडेंट नहीं लिखा, उन्होंने बोला इंडियन सिटीजन लिखा है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। इसकी बिजनेस इनकम दे रखी है, लाओ टाइटल लिखो, ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन। टाइटल लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर मिस्टर राम। प्रेजेंटेशन पे पूरा ध्यान देना है भैया। अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो तो भले ये टाइटल छोड़ दो, और फॉर्मेटिंग तो थोड़ा सा तो रफ में भी लेना ही पड़ेगा आपको, वरना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको दिक्कत जाएगी। तो इस क्वेश्चन को लिखो, देखो टाइटल लिखो पहला, सारी जीटीआई तक आ जाओ फटाफट। जीटीआई आप निकाल के बताओ मुझे कितनी आएगी। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर मिस्टर राम फॉर असेसमेंट ईयर 2021, ऐसा लिखो। 2 कॉलम बनाओ, एक तरफ पर्टिकुलर, एक तरफ रुपीस। ये सब सिखाया था बेटा मैंने आपको क्लास में। सैलरी के क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही करते हो, अदर सोर्सेज में भी ऐसे ही करते। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी नील, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील। पहली इनकम बिजनेस इनकम 1 लाख रुपीज लिख लो, ये शो करा है। आप भी कर इच्छा हो तो कर दो, क्योंकि जीटीआई टीआई निकाल रहे हो तो कर दो, लिखना ही है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के। इनकम फ्रॉम सैलरी नील, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील, बिजनेस इनकम 1 लाख, एलटीसीजी 112। इसको छोटा कर देना, इतना सारा एग्जाम में कौन लिखेगा। इसको अंडर सेक्शन कर देना, इसको एलटीसीजी कर देना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी छोटा कर देना, अंडर सेक्शन। टाइम भी बचाना है, जो ज़रूरी है वो चीज़ें लिखेंगे फिर अपन। ये आ गई आपकी जीटीआई। देखो 3,05,000 जीटीआई आ गई क्या? ये तो सिंपल था, इन तीनों को ऐड करना है, 3,05,000। ओके डन। चलो अब ध्यान रखने वाली बात, पहली बात, ये दोनों स्पेशल रेट इनकम में इसमें से चैप्टर 6A की कोई डिडक्शन नहीं मिलती। एक तो ये बात ध्यान रखना है आपको, हाँ या ना। दूसरी बात, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते समय भी ये दोनों आइटम लेस होते हैं। तीसरी बात, अगर यहाँ वो मेरे से टैक्स भी पूछ लेता तो मैं स्पेशल रेट के लिए इन इनकम्स को अलग कर देता। ये स्पेशल रेट वाले इनकम है ना, ये 20% से टैक्सेबल होती है, ये 15% से टैक्सेबल होती है। बोलो, आया समझ में? अब इन बातों का क्यों ध्यान रखना है, खासकर इस वाले पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है कि ये स्पेशल रेट इनकम है, इसमें से चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं देते हम। ऐसे ही और बोलो 112A, 115 BBDA, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इन सब में से चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलती। ये क्यों बताया मैंने? ये इसलिए बताया कि ऐसा ना हो कि आपकी जीटीआई से ज़्यादा, मतलब नॉर्मल इनकम से ज़्यादा आपकी डिडक्शन आ जाए। अगर नॉर्मल इनकम से ज़्यादा डिडक्शन है तो हम नॉर्मल इनकम तक ही रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, भले ही जीटीआई ज़्यादा। क्लियर? समझाते हैं, देख लो। डोनेशन दिए हुए आपको 4 तरह के। पहला है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड इन चेक, बहुत बढ़िया, चेक वर्ड जरूरी था। दूसरा चेक, तीसरा चेक, चौथा चेक, चलो सभी चेक से पेमेंट है, बहुत बढ़िया। चारों अलाउड होंगे, मतलब है ना।
सबसे पहले इनमें से देखो ये सब डोनेशन 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 वाले केसेस हैं, तो ये तो हुए कौन से सेक्शन के, 80G के। पर नीचे वाला पेमेंट ऑफ मेडिकल रिलीफ ये पहले लेंगे कि 80G पहले लेंगे? सर पहले तो बाकी सारे सेक्शन लेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे की उसने बाय चेक 5000 अलाउड है, हाँ सर मैक्सिमम 25,000 अलाउड होता है आराम के लिए, तो हम उसको अलाउ करेंगे। जीटीआई में सबसे पहले हमने घटाया सेक्शन 80D 5000 यानी को सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, या सब्जेक्ट टू भी नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखो मैक्सिमम 25,000, तो आपका नॉलेज शो होगा कि आपने ये बात समझी। 25,000 अलाउड थी, 5,000 डिडक्शन दी। चलो अब मेरे को 80G की डिडक्शन देनी है, तो मुझे वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट बनाने के लिए सबसे पहला यहाँ दान का नेचर देखो, दान के नेचर कौन से हैं। पहला प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये ए कैटेगरी का है, ये सी कैटेगरी का और ये डी कैटेगरी का है ना, तीन अलग अलग हैं। तो चलो मेरे को इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। मेरा एक तरीका क्या है, मेरा एक तरीका है कि मैं अपने वाले फॉर्मेट पे आ जाऊं। कौन सा? वो टेबल वाला। देखो मेरा एक तरीका जो मैंने ये टेबल वाला बताया था आपको, इसमें डाटा डाल दें अपन, या तो है ना, इसमें डाटा डाल के देख लेते हैं एक बार। मैं आपको दोनों तरीके से एक एक बार बता देता हूँ, फिर आपको जो अच्छा लगे, एक बार याद हो जाए सब आपको, तो फिर जैसा लेना हो ले लेना। चलो अपना तरीका कैसा रहेगा। पहला वर्किंग नोट 1, इसमें मैंने लिख दिया एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी सर, या पहले यहाँ पे मैं आपको वो ड्रॉ कर देता हूँ। वर्किंग नोट 1 हमारा फॉर्मेट ये वाला हो सकता है, पहला विदाउट लिमिट और दूसरा विथ लिमिट। ये लिख लिया मैंने। जब मुझे दिख रहा है ए सी ओ डी है तो लिख ही लो, यहाँ बना लो 100% डिडक्शन, 100% 50%, थोड़ा रफ में लिख रहा हूँ बेटा, हाँ चलेगा एग्जाम में भी। डिडक्शन 100% और 50%। इसमें एक बात और लिख देनी चाहिए मेरे को यहीं पे विथ लिमिट में ध्यान रखने वाली, वो है 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम दैट इज रुपीज़, और मुझे नहीं मालूम है कितना आएगा, वो यहाँ मैं लिख दूंगा। ठीक है, चलो फटाफट हाथ चलाना है अपने को, क्योंकि वर्किंग नोट बड़ा है। अब इसमें अपन 4 कॉलम बना रहे हैं। हम यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख देंगे कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। ठीक है, अब आइटम देख लेते हैं अपन। पहला आइटम अपना देखो कौन सा है। पहला आइटम है डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इन चेक। अब बताओ नेशनल रिलीफ फंड कहाँ जाता है अपना? 11,000 रुपये 100 ए कैटेगरी में, तो यहाँ लिख दिया मैंने नेशनल रिलीफ फंड। मुझे मालूम है यहाँ जाएगा 11,000 रुपये। पहले तो अमाउंट लिखो। चलो दूसरा देखो, गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, मुझे मालूम है यहाँ जाएगा, लिख लो फैमिली प्लानिंग। सेकंड फैमिली प्लानिंग, कितना अमाउंट है? 3,000 रुपये। मैंने यहाँ लिख दिया सी वाले कैटेगरी में 3,000 रुपये, है ना, अंदर नहीं लिखेंगे इसको। चलो फिर देखो ये पॉइंट खत्म। तीसरा चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो कि अप्रूव्ड है, मतलब 80G रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, तो फिर तीसरा लिख लो अप्रूव्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। कितने रुपए है? ये है 12,000 रुपये, तो मैंने यहाँ लिख लिया 12,000 रुपये। ठीक है, इस कैटेगरी में यहाँ लिख लिया 12,000 रुपये। ओके डन बेटा। चलो अब टोटल लगाओ। सबसे पहले तो इनका टोटल लगाना पड़ेगा अपने को। टोटल बोलते जाओ। यहाँ आ गया 11,000, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आ गया 3,000 और यहाँ आ गया 12,000। ये हो गया आपका टोटल। तो एलिजिबल अमाउंट बोलो। एलिजिबल यहाँ तो 100% है, कोई लिमिट ही नहीं है, इसको तो नीली लिखना। अब यहाँ के लिए COD के लिए मेरे को चाहिए एडजस्टेड टोटल इनकम की ये डेफिनेशन लगाओ। एडजस्टेड टोटल इनकम के पहले लाओ GTI बोलो 3,05,000। यहाँ लिख लिया मैंने GTI 3,05,000। LTCG 112 है क्या? हाँ सर ये रहा, 2 लाख रुपए लेस कर दो। ओके, ये 2 लाख रुपए लेस कर दिए मैंने, माइनस का साइन लगा दिया। STCG है क्या सर? 5,000, ये भी है 5,000 रुपये, यहाँ भी माइनस का साइन लगा। ऑल डिडक्शन अंडर दिस चैप्टर एक्सेप्ट 80G। सर है क्या एक डिडक्शन? हाँ सर 80D ये वाली है 5,000 रुपये। चलो ये घटा देते हैं, लेस 5,000 रुपीज़। यहाँ कुछ भी नहीं। लाओ एडजस्टेड टोटल इनकम बोलो कितनी आ गई आपकी? एडजस्टेड टोटल इनकम सर मेरी आ रही है 3,05,000 में से 2 लाख लेस करो, बचे 1,05,000। 1,05,000 में से 5,000 लेस करो, बचे 1 लाख। 1 लाख में से और 5,000 लेस करो तो बचे 95,000। तो 10% आएगा 9,500। ये एलिजिबल लिमिट है। अब मैं यहाँ लिख दूंगा ₹9,500।
अब देखो मेरा टोटल कितना जा रहा है, 12 और 3 15, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना जा रहा है, C+D 15 जा रहा है। मुझे मालूम है कि मैक्सिमम 9.5 खत्म करना है मुझे, तो यहाँ कितने ले लूँ, 3000 ले लूँ। 100% में तो फुल पहले एग्जॉस्ट करेंगे, बैलेंस बोलो 6500। 6.5 ले लूँ ना, क्योंकि ये 12 है। हाँ सर 12 है इसीलिए तो 6.5 ले रहे हैं, अगर ये 2 होता तो अपन 2 ही लेते, विच एवर इज लेस ही तो लेना है, 12 या बैलेंस, विच एवर इज लेस। तो बैलेंस था 6500। बैलेंस कहाँ से आया सर, 9,500 में से 3000 घटाए ना हमने। अब डिडक्शन बोलो, चलो एलिजिबल अमाउंट के ऊपर डिडक्शन बोलो, चाहो तो यहाँ रेट भी लिख सकते हैं पर जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर लिख लिया रेट, बार बार कौन लिखेगा। यहाँ रेट लिख लिया ना ऊपर अपन ने ये। चलो बोलो 11,000 का 100% सर 11,000, यहाँ नील आ जाएगा। 3,000 का 100% सर 3,000, इसका 100%। हाँ 6.5 का 50% लेना है ना बॉस। 3250 लाओ ऐड करो, टोटल बोलो 80G की डिडक्शन कितनी, तो 11,000 प्लस 3,000 14,000, 14,000 प्लस 3,000 17,250। ये मेरा टेबल वाला फॉर्मेट। अगर ये इजी लगता हो तो फटाफट डाटा डालो, और इवन अगर टाइम कम हो तो ये अंदर में पॉइंट नंबर 1 2 3 कर दो, अगर अंदर क्वेश्चन में कुछ दिया हो, नहीं तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। दूसरा तरीका जो हम इस तरह का फॉर्मेट अडॉप्ट करते हैं, इससे करवा देता हूं मैं आपको क्वेश्चन। लाओ ये वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। चलो करो इस वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन करते हैं। पहला आइटम पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड दोनों तरीके से करवा रहा हूं बेटा मैं। 11,000 रुपये, मुझे मालूम है अलाउड भी 11,000 है, तो बाहर मैंने लिख दिया 100% डिडक्शन है, तो बाहर लिख दिया 11,000 है ना। ये कैलकुलेशन ऑफ 80G चल रहा है वर्किंग नोट में। विदाउट लिमिट 50% में कोई आइटम ही नहीं है, तो मैंने ये सब हटाया। मैंने लिखा बी कैटेगरी विदाउट लिमिट 50%, कोई आइटम ही नहीं है, तो मैंने लिख दिया नील। फिर मैंने लिखा सी कैटेगरी विथ लिमिट, तो पहले लिमिट बोलो। लिमिट के लिए मैंने फिर निकाला वही एडजस्टेड टोटल इनकम की है 9,500 लिमिट, तो यहाँ लिख दिया विथ लिमिट ₹9,500 100% डिडक्शन। ये मैंने अंडरलाइन करा पहले इसको। फिर पहला आइटम लिखा जो दिया हुआ है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग कितने रुपए दिया फैमिली प्लानिंग में सर, 3,000 रुपये दिया। 3,000 रुपये दिया है, 9.5 है तो 3,000 पूरा अलाउड इंटू 100%, तो बाहर आ गया 3,000 रुपये। अब विथ लिमिट डी वाली कैटेगरी लिखो, ये डी विथ लिमिट बैलेंस 6,500 50% डिडक्शन। आपने कहाँ दान किया वो बताओ। आपने दान किया किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप यहाँ लिख लो अप्रूव्ड, हाथ तेजी से चलाने पड़ेंगे बेटा। ऑर्गेनाइजेशन कितने रुपए दिया उसने, देखो उसने दान दिए थे यहाँ पर अपने क्वेश्चन में 12,000 रुपये ना, यहाँ लिख दिया मैंने 12,000। अलाउड कितने करूँगा 6,500 का 50%, चाहो तो बीच में एक लाइन ऐसी बना लो, 6,500 का 50% 3250, ये आ गई आपकी टोटल डिडक्शन। ऐड कर लो 17,250। ये भी एक तरीका, अगर आपको ये एक बार प्रैक्टिस में आ जाए तो ये इजी है, फटाफट फटाफट हो जाता है। पहले ये लिख लो, फिर यहाँ बैलेंस लिख लो। अगर मान लो यहाँ पे 13 होते तो मैं यहाँ कितना यूज करता सर, 13,000 आपका दान है, एलिजिबल अमाउंट 9,500 रुपये, तो 9,500 का 100% यहाँ कितना आता 9,500 रुपये। यहाँ कोई डिडक्शन नहीं मिलती इस बार, क्योंकि पूरी लिमिट एग्जॉस्ट 100% पर ही हो जाती। बोलो बेटा आया समझ में, क्लियर है, देख लो इस बात को भी। और सपोज ये अमाउंट अगर 19,500 होता तो सर अपना दान तो 3,000 प्लस 12,000 15 ही है, जबकि डिडक्शन की लिमिट 19,500, मतलब फुल अमाउंट डिडक्शन में आ जाते। यहाँ पे आता 12 का 50% और यहाँ आता 3 का 100%। तो अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा सारा खेल, ध्यान रखना। अभी इस क्वेश्चन को नोट करना हो तो नोट करो, ये वाला फॉर्मेट नोट करो पहले।
बस ध्यान रखना कि ये 9,500 कैसे आया, इसके लिए आपको ऑलरेडी पहले सेकंड वर्किंग नोट ये है आपका पहला वर्किंग नोट एडजस्टेड टोटल इनकम का ही बनना चाहिए अगर कैटेगरी है आपके पास COD वाली तो। ठीक है, ये इजी लग रहा होगा थोड़ा सा आपको, बट थोड़ी सी पहले इससे प्रैक्टिस कर लो, जब इससे अच्छी तरह से हो जाए तो फिर इस पे भी आ जाना। ये वाला फॉर्मेट आपको ध्यान रखने में इजी है। यहाँ चाहो तो लिख भी सकते हो टोटल एलिजिबल, तो आपने यहाँ पे शो भी कर दिया, और रेट यहाँ भी लिख सकते हो ऐसा कैसे, यहाँ लिख देना टोटल एलिजिबल और रेट, तो थोड़ा सा यहीं प्रेजेंट कर दो क्योंकि वर्किंग नोट है ये। ठीक है, लाओ अब अपने आंसर में देखते हैं अपना आंसर कितना आ रहा है। 17,250 आंसर है, मेरी TI आ गई 282,750। टैक्स निकालने का बोला होता तो टैक्स 0 आता, अगर हम क्या दे देते रिबेट, पर रिबेट के लिए व्यक्ति का क्या होना जरूरी है, रेसिडेंट। अब क्वेश्चन में तो दिया नहीं है रेसिडेंट, तो आप एज्यूम करते, या तो अगर टैक्स नील करना है तो एज्यूम करो, नहीं करना है तो एज्यूम मत करो। याद करो रिबेट कौन सी थी, सेक्शन 87A की। 3 कंडीशन आपको याद दिला रहा, इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, और उसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, तो रिबेट मिलती है। फार्मूला याद दिला रहा हूँ, टैक्स पेएबल और 12,500 विचेवर इज लेस। तो यहाँ 2.5 लाख वाली स्लैब अगर आप लगाते हो तो थोड़ा सा टैक्स बनेगा, पर वो रिबेट में आगे 0 हो जाएगा। तो ये भी याद आना चाहिए बार बार क्वेश्चन करते समय, भले ही उनने TI पूछा हो, अपन खुद ही टैक्स निकाल लो ताकि प्रैक्टिस होती रहे। ये फॉर्मेट इस तरह से भी दिया हुआ है। कैटेगरी C में ये इस तरह लिखा है 100% बट विद इन ए लिमिट, 3,000 मैक्सिमम लिमिट 9.5, तो विचेवर इज लोअर, ये आ गया 3,000। 50% ऑफ बैलेंस या डोनेशन विचेवर इज लोअर, 12,000 या 6.5, बैलेंस वर्ड यूज कर लिया था हमने भी। ये हो गया एडजस्टेड टोटल इनकम का फार्मूला। ये ऐसे मत करना जैसा मैंने बताया वैसा करना, इस तरह ही लिखना फार्मूला, इस फॉर्मेट पे ही लिखना है आपको फार्मूले को, ध्यान रखना। बीच में बकायदा एक रो वो बना सकते हो कि ये बीच में रो है। क्लियर है, आई बात समझ में? फॉर्मेट यही अडॉप्ट करना, और कोई डाटा इनमें से ना भी हो, जैसे सपोज ये नहीं है, ये वाला डाटा नहीं है यहाँ पे, या ये वाला डाटा सपोज नहीं होता, तो फार्मूला पूरा लिखना, छोड़ना मत। इस फार्मूले को चेंज मत करना, उसका कारण है आप एडजस्टेड टोटल इनकम का फार्मूला लिख रहे हो, तो इसमें अपनी अकल ना लगाएं, दिखावे पे जाएं। ये क्वेश्चन और खत्म। चलो अगला क्वेश्चन। मिस्टर राम हुज GTI फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इज ₹2 लाख। इस 2 लाख में LTCG भी है, STCG भी है, अदर देन 111 है। ओके, सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। चलिए, तो मैंने टाइटल डाला, क्वेश्चन डाला, सॉल्यूशन डाला, शुरू करें भैया, हाथ चलाएं। फिर GTI डायरेक्ट दे ही रखी है, उसके पहले आप चाहो तो 2 टुकड़े कर लो। पहला लिखो LTCG 40,000, ये कौन सा वाला है, 112 वाला है। STCG अदर देन 111 वाला है, मतलब नॉर्मल है ये, तो है ना, नॉर्मल है ना ये 20,000। अब कितना बच गया, 1,40,000 अदर इनकम, ये आ गई आपकी GTI 2 लाख में। ठीक है भाई, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नोट करो, यहाँ तक आ जाओ पहले फटाफट, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से तक आओ, फिर मैं आगे बताता हूँ। डिडक्शन में सबसे पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू PPF 10,000, तो मेरा पहला सेक्शन लग गया सेक्शन 80C, मैंने यहाँ लिख लिया PPF।
कितना 10,000 इंटरनली 10,000। फिर LIC प्रीमियम पेड फॉर मैरिड सन। बताओ LIP में किस किस के लिए पे कर सकता था? मैंने बोला था कैसा भी बच्चा। कैसा भी बच्चा मतलब याद करो, कैसा भी बच्चा मतलब क्या था? कैसा ही मतलब सर मेजर माइनर मैरिड अनमेरिड डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, कैसा भी बच्चा। तो अलाउड करोगे? बिल्कुल सर करेंगे 5,000। इसमें डाटा में क्वेश्चन में क्या मिसिंग है बता सकते हो? सर एक तो डेट नहीं दी कि पॉलिसी कब ली थी, डेट नहीं दी तो और सम एश्योर्ड भी नहीं दिया, दोनों चीजें मिसिंग है। तो मैं मान रहा हूँ पूरा अलाउड है, वरना ये दोनों होते तो मैं देखता कि ये 5,000 तक अलाउड है या उससे कम। अभी तो मैंने 5,000 पूरा करा, ठीक है। ये हो गया 80C की टोटल। बताओ ये बाहर का कॉलम चल रहा है, टोटल लिखो 15,000। क्या लिखोगे? मैक्सिमम 1,50,000 बाहर आ जाएगा 15,000। अगर इसके बाद चाहो तो पहले सेक्शन 80CC का जिक्र कर दो, तो इसको बाहर मत लेना, 80CC के सामने आना चाहिए, फिर 15,000 रुपये इसको अंदर रोक देना। याद आया 80CC? फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 7,000। ओके सर, सेक्शन 80D मैक्सिमम 25,000, वो बाहर आ जाएगा 7,000। ठीक, चेक लिखा हुआ है, कैश में नहीं है, ध्यान रखना कैश और चेक वाली बात। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है वो जरूर कैश में पे हो सकता है। नाउ ही हैज मेड द फॉलोइंग डोनेशन, तो मैंने लिख लिया सेक्शन 80G। और तो कुछ बचा नहीं, इंटरेस्ट इनकम है नहीं, वरना TTA TTB में से शायद मैं कुछ लगाता। अब इसके तो बनेंगे वर्किंग नोट, तो लिख लो वर्किंग नोट 1 और 2 और नीचे आ जाओ वर्किंग नोट बनाने के लिए। चलो क्या करना चाहोगे? चलो चेक करते हैं पहले। नेशनल डिफेंस फंड कहाँ जाएगा? ये 100 पर, ये कैटेगरी ए। PM नेशनल कैटेगरी ए। इंदिरा गांधी कैटेगरी बी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि नेशनल एमिनेंस की कैटेगरी ए। जिला साक्षरता समिति कैटेगरी ए सॉरी। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कैटेगरी डी। बोलो। गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग कैटेगरी सी। ब्लैंकेट्स टू पियर नॉट अलाउड, दिस इज इन काइंड। याद आया? ये तो काइंड है। ऐसे तो कल शाम को मैंने भी दान दिया था, ऐसी किसी को कपड़े किसी को खाना, क्या यहाँ पे 80G में डोनेशन की डिडक्शन मिलेगी? काइंड में नहीं होना चाहिए सर। चलो नेशनल ब्लड, ब्लड आ गया मतलब कैटेगरी है। अब ये है, आप चाहो तो वो वाला फॉर्मेट ले लो अपना टेबल वाला, फटाफट फटाफट डाटा फीड करो, तो सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। यहाँ टेबल वाला फॉर्मेट क्यों ठीक है? क्योंकि पॉइंट बहुत सारे हैं इसलिए, बाकी कोई कारण नहीं। तो टेबल वाला फॉर्मेट पे 2 कॉलम बना लो पहले, एक बनाओ विदाउट लिमिट, एक बनाओ विथ लिमिट। बनाओ वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ, टाइटल डालो पहले, कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। टाइटल जरूर डालना हर चीज का वर्किंग नोट में भी, कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 2 कॉलम विदाउट लिमिट विथ लिमिट इंटरनली, फिर 2 कॉलम यहाँ पर। मैं यहाँ लिखूंगा 100%, यहाँ लिखूंगा 50%, यहाँ लिखूंगा 100%, यहाँ लिखूंगा 50%। दिमाग में फॉर्मेट बैठ जाना चाहिए, हाथ बहुत तेजी से चलाने क्योंकि अपने ध्यान रखना इस बात। चलो ये हो गया मेरा पर्टिकुलर्स का कॉलम। एक और पर्टिकुलर्स का ये कॉलम हो गया मेरा पहला पॉइंट। नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड बताओ कैटेगरी ए में जाएगा कि कैटेगरी बी में? तो ए में जाएगा तो 5,000 रुपये यहाँ लिख लिया अपन ने। PM नेशनल रिलीफ फंड 4,000 रुपये, पॉइंट नंबर 2 है ना। PM नेशनल रिलीफ फंड ऐसा कर दूंगा मैं छोटा सा। थर्ड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट कैटेगरी बी में जाएगा तो यहाँ आ गए 5,000 रुपये। समझ पड़ रही है बात? बनाओ ऐसा। दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ आ जाएगी DU, मेरे पास जगह कम है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ DU 2,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे इसी कैटेगरी में। जिला साक्षरता समिति 4,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 12,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग 10,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। आप बढ़ाते हैं ना पॉइंट्स। हाँ, डोनेशन आएगा नहीं, डोनेशन टू ब्लड, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ये आ जाएगा यहाँ पर 2,000 रुपये। मैं पहले इनका टोटल लगाऊंगा, ठीक। यहाँ टोटल आएगा 5,000, यहाँ आएगा 10,000, यहाँ आएगा 12,000 और यहाँ आएगा 5,49902 11 11 और 4 15 और 2 17,000। ये मैंने टोटल लगा ली। अब इसमें तो एलिजिबल अमाउंट सेम जाएगा ना, 17 और 5 सेम। इसकी 100% डिडक्शन दे दो तो 17,000, इसकी 50 दे दो तो 2,500, ये दो तो बहुत ईजी है। अब इनके लिए मेरे को निकालना पड़ेगा 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इनके लिए मुझे 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। लाओ देखते हैं। ये 17,000 ठीक है, 2,500 ठीक है। इन्होंने ये वाला फॉर्मेट यूज किया, देखो आंसर में
इन्होंने इस तरह का यूज़ किया, अपन पहले टेबल से समझ रहे हैं ताकि आपको जल्दी समझ पाए। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी आई, चलो 2 लाख में से ये 40,000 घटा LTCG 112 है, ये डिडक्शन हट गई और ये डिडक्शन हट गई। देख लो डिडक्शन हटाओ तो ज़रा, ये 15 और 7 ये 2 घटेंगी और ये 40 का ये घटेगा। ये क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि ये अदर देन 111A है, तो ये 3 चीज़ घटा दोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 1,38,000 और उसका 10% है 13,800। तो मैं ऐसे लिखूंगा एडजस्टेड टोटल इनकम इज इक्वल टू GTI माइनस LTCG 112/112A माइनस STCG 111A माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट ATG माइनस इनकम एग्जम्प्ट, ये एग्जम्प्ट इनकम कर देना। चलो अमाउंट डालो इसमें। सबसे पहला टोटल इनकम कितनी है आपकी, GTI ये 2 लाख, ये हो गई 40,000, ये हो गई डैश, ये हो गई आपकी 22, तो बचा आपका 138। इस पे लिख दो 10%, तो ये हो गया 13,800। ये 13,800 का अमाउंट मैं यहाँ लिख दूंगा नीचे की तरफ विथ लिमिट 13,800। चलो आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 13,800 की डिडक्शन दे पाऊंगा। आपका दान कितना है सर, 10 और 12, आपका दान जा रहा है 22, जबकि मुझे देना है 13,800। तो लाओ बताओ क्या करूँ सबसे पहले, तो सबसे पहले 100% वाले को पैक कर दो, ये हो गया 10,000, तो बैलेंस बोलो 3,800। 12,000 में से कितना दे पाऊंगा, विच एवर इज लेस 3,800। चलो 10,000 का 100% 10,000, 3,800 का 50% 1,900 रुपये, ये चारों ऐड कर लो, चेक करते हैं यही डाटा आ रहा है क्या। ये आ गया, ये आ गया, दो तो सही है अपने। थर्ड आपका डोनेशन 10,000 है और आपकी लिमिट है 13,800, विच एवर इज लेस का 100%, मतलब ये 10,000 ये सही है। यहाँ 50% लेना है, डोनेशन है आपका 12,000, बैलेंस है आपका 3,800, विच एवर इज लेस का 50% मतलब 1,900, चारों अमाउंट अपने सही है। तो बेटा मैंने आपको 3 बड़े बड़े क्वेश्चंस करवा दिए इस कैटेगरी के। अब आपको ये चीज़ें फॉर्मेट में समझ में आनी चाहिए कि फॉर्मेटिंग किस तरह करनी है फॉर्मेट। अब मेरा 80G का यहाँ टोटल आ जाएगा और यहाँ आ जाएगी मेरी TI। तो टोटल बोलो कितना आ रहा है, 17,000 और 2 19,500, 29,500, 30,500, 31,400, ये और घटा दो 31,400 80G। वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2। क्लियर है बेटा, टैक्स कुछ बन नहीं रहा, 2.5 लाख से नीचे की स्लैब है। तो लाओ TI निकालो, 2 लाख माइनस 2 लाख माइनस 15 और 7 22,000 माइनस 31,400, ये हो गया 146,600, 146,600। लाओ चेक कर लेते हैं 146,600। अब बताओ इस पर टैक्स निकालना होता तो क्या करते सर, अगर इस पर 2.5 लाख वाली भी स्लैब लगाते हैं हम, तो हम 2 हिस्से करेंगे, एक स्पेशल रेट इनकम और एक नॉर्मल रेट। क्यों, देखो ध्यान से, इस 2 लाख के समय भी आपको 2 टुकड़े करने चाहिए थे, स्पेशल रेट इनकम कितनी और नॉर्मल रेट कितनी है। क्यों करने चाहिए सर, ये क्यों करें इसको, जबकि हमारा डिडक्शन का टोटल तो बहुत कम है। देखो फिर एक अक्कल नहीं लगाई अपन, फिर एक मिस्टेक कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, आपको डिडक्शन में 5 बार बता दी ये बात शुरू में। आपकी नॉर्मल इनकम से ज्यादा आपकी डिडक्शन नहीं हो सकती। तो एक बार कैलकुलेटर पे चेक करो, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी नॉर्मल इनकम कम है और तुमने स्पेशल में से भी डिडक्शन दे मारी। कैसे, ऐसे ही देख लो, 2 लाख में से 40 अलग कर लो तो 160 इधर आ गई। तो आपको ये समझ पड़ जाना चाहिए कि हाँ मेरे पास इतनी नॉर्मल इनकम है, उसमें से ये सारी डिडक्शन अलाउ करना ठीक रहेगा। अभी सपोज इन सब का टोटल 2 लाख हो जाता तो क्या आप दे पाते 2 लाख की डिडक्शन? नहीं सर। फिर हम क्या लिखते हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू नॉर्मल इनकम। बार बार आगे की तरफ आपने क्वेश्चन किए, रेस्ट्रिक्टेड टू नॉर्मल इनकम की स्पेशल रेट इनकम में से कुछ नहीं घटता। आपको शुरू में मैंने बताया था 2 बार आपको इनकम के टुकड़े करने पड़ते हैं, एक बार GTI के समय और एक बार टैक्स के समय। टैक्स के समय यहाँ 2 टुकड़े करो तो 146,600 में से 40,000 तो LTCG है, बचा हुआ 1,06,600 आपका क्या है, नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल रेट इनकम। ठीक, लाओ क्या घटाओगे इसमें से सर, 2.5 लाख घटाएंगे, 2.50 लाख, इतना लेस कर दो, कितना बचा, लेस करो इसको, तो ये बचेगा आपका 1,43,400। ये नेगेटिव डाटा है। अब क्या ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, याद करो LTCG में शिफ्टिंग पढ़ते हैं अपन 112 में,
कि अगर आप रेसिडेंट हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF हो, वापस से ध्यान से सुनना ये बात, 112 MA और 111 MA खास बात पढ़ते हो आप, कि अगर आपकी एग्जम्पशन स्लैब खाली जा रही है तो आप इधर का अमाउंट इधर शिफ्ट कर दोगे, याद आया। और ये सुविधा सिर्फ 2 लोगों का अवेलेबल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट HUF, जिसको अपन ने LTCG STCG में क्या बोला था, शिफ्टिंग करना। क्या बोला था, शिफ्टिंग करना। बताओ अगर ये रेसिडेंट है तो मैं शिफ्टिंग कर सकता हूं, बिल्कुल। तो ये 40,000 यहां शिफ्ट हो गया तो इनकम हो गई 0, मेरा टैक्स हो गया 0। और अगर ये रेसिडेंट नहीं है तो इस 40,000 पे 20% से 8,000 रुपए टैक्स निकलेगा। क्लियर? लॉ में ये भी करके दिखाता हूं। देखना भैया, मैं आपको ये 2 अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। ये वाला फॉर्मूला तो नोट कर लिया होगा आपने, इसको साइड में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मेरी ये 2 तरह की इनकम हो गई, एक हो गई 40,000 रुपीज और एक हो गई 1,06,000, कितनी बच रही थी, 400, ठीक है, ये बच रही थी ना 146,600, 1,06,600 बच रही, ठीक है। देखो 1,06,600 मेरी इनकम बच रही है ना, ये टोटल हो गया आपका 146,600। अब इस पे लगना चाहिए रेट क्या, 20% तो लिख लो, और इस पे लगना चाहिए क्या, स्लैब्स। अब 2 केस हो गए, केस 1 अगर मैं मान लूँ कि ये रेसिडेंट है, और केस 2 अगर मैं मान लूँ कि ये रेसिडेंट नहीं है, ये नॉन रेसिडेंट, तो क्या होगा। अगर मैं मानता हूँ रेसिडेंट है तो मैं लगाऊंगा स्लैब, ध्यान से देखना। जब मैं स्लैब लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा -2.5 लाख, तो ये घट जाएगा, बोलो आया ना, और ये हो जाएगा 1,43,400, ये नेगेटिव डाटा हो जाएगा, देख लो। अब अगर शिफ्टिंग अलाउड कर दूं मैं तो ये 40,000 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, ये प्लस लिखना पड़ेगा ना क्योंकि ये माइनस है, और यहाँ माइनस लगा देंगे, 40,000 लेस कर दो, डेबिट क्रेडिट हिसाब बराबर, यहाँ 0 हो गई इनकम, यहाँ अभी भी नेगेटिव डाटा है पर टैक्स कुछ भी नहीं लगा, अगर मैंने मान लिया कि वो रेसिडेंट है। और अगर मैं मान लूँ कि वो नॉन रेसिडेंट है बॉस, तो 1,06,600 में से आप 2.5 लाख घटाओ, आपका डाटा आएगा -143,400। कोई शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, तो यहाँ तो नॉर्मल में तो कोई टैक्स नहीं लगा, पर स्पेशल में तो टैक्स लगेगा ना, 40,000 का 20%, कितना, 8,000 रुपये प्लस सेस। सर पर रिबेट दे देते हैं ना अपन, क्यों रिबेट, क्यों सर, ये 5 लाख से नीचे है ना सर, तो रिबेट वाला पॉइंट लगा सकते हैं ना अभी भी अपन 8,000 पे, तो टैक्स 0 हो जाएगा। लगा तो सकते थे, पर ये कौन है बेटा, नॉन रेसिडेंट, तो ये रिबेट अलाउ नहीं है। रिबेट 87A की मिलेगी क्या, मैं इसको लेस रिबेट कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा टैक्स बनेगा 8,000 प्लस 4% सेस। ये मैंने आपको इसी में और पॉइंट बढ़ा दिए कि पूरी तरह वाइडली कैसे सोचना पड़ेगा एग्जाम में। रेसिडेंट होगा तो क्या, तो कोई टैक्स नहीं बनेगा, 0। नॉन रेसिडेंट तो क्या रिबेट दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। शिफ्टिंग कर पाएंगे सर, नहीं कर पाएंगे। अब देखो टैक्स निकालते निकालते अपन 112 के शिफ्टिंग के रूल पे पहुंच गए, साथ ही साथ रिबेट पे भी पहुंच गए, साथ ही साथ रेसिडेंशियल स्टेटस पे भी पहुंच गए। इतनी सारी बातें हमको एक साथ ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने आपको शुरू दिन से बोला हुआ है, आपको सारी बातें याद होनी चाहिए। रूल्स में बेटा ये लॉ है, जितने ज़्यादा रूल्स को बार बार रिपीट करोगे उतना ज़्यादा दिमाग चलेगा, उतना ज़्यादा दिमाग में बातें बैठेंगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, अब आपको आगे के ये क्वेश्चन करने हैं। इसमें आगे भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 आपको करना है, ये भी 80G दे रहा है आपको। 23 के अलावा आप 24 भी कर सकते हो क्योंकि उसमें भी 80G है, ये भी आपको करना है। दिस इज योर होमवर्क 23, 24। और मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया होगा, देखो एक ये मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन 30 आराम से होना चाहिए, 3 से 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3 दोनों अलग अलग फॉर्मेट को देख चुके हैं। आराम से शांति से पढ़ना, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो कल हम देखेंगे इसके आगे के सेक्शन। आज इसको खत्म करो सबसे पहले, ठीक है, चलिए, थैंक यू।